तो फ्रेंड्स आज है 26 दिसंबर। ठीक है। और आज जो है द हिंदू से जुड़े हुए कुछ आर्टिकल्स आए हुए हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है। पहली बात तो है सर्वोच्च न्यायालय जुड़ा हुआ है, कुछ ऐसे ऐसे वर्ड्स निकल के आए हैं द हिंदू से जो एग्जैक्टली एग्जाम में आता है। ठीक है। जो एग्जैक्टली एग्जाम में आता है, जैसे 2023 में आया हुआ था ना, बॉल्चिया पद्धति क्या है, ऐसा कुछ थी ना। सॉरी। सो पहला ये है कि आप देख सकते हैं 2023 में सर्वोच्च न्यायालय में उल्लेखनीय मामलों में के निस्तारण में वृद्धि हुआ, यानी कि अब सर्वोच्च न्यायालय या फिर और जो उच्च न्यायालय है अपने कार्यों को या फिर जो पेंडिंग है, जो केस जो पेंडिंग है सर्वोच्च न्यायालय में, उच्च न्यायालय में, उन पर उन सभी को जल्दी से निस्तारण निस्तारण कर रहा है, निस्तारण यानी कि जल्दी जल्दी उसको निपटा रहा है। तो ये क्या है? पहली बात तो हम लोगों ने देख लिया कि इस अवधि के दौरान सबसे ज्यादा दर्ज मामला मामला संख्या, इसका मतलब ये है कि जितना दर्ज किया गया मामला उससे ज्यादा स्पीड से ये निस्तारण कर रहा है। सीधी बात है। ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं इसका कारण क्या है। मामलों के निस्तारण में योगदान देने वाले कारक क्या है, ऐसा क्या 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 ऐसा हो गया भाई सर्वोच्च न्यायालय में कि जो निस्तारण पद्धति है ये ज्यादा स्पीड से हो रहा है। तो पहली बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने 1 जनवरी से 15 दिसंबर 2023 के बीच 52,191 मामलों का निस्तारण किया, जबकि इसी अवधि के दौरान मात्र 49,191 मामला दर्ज किया गया था, यानी कि निस्तारण करने का संख्या ज़्यादा है और मामला दर्ज जो है वो कम है। आप देख पा रहे हैं। ठीक है। पहला तो ये है, कारक हो गया। दूसरा कारक ये है 2017 में लागू, देखिए एक 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 मतलब एक निस्तारण पद्धति एक लागू हुआ था, उसका नाम था इंटीग्रेटेड केस मैनेजमेंट कॉन्फ्रेंसन सॉरी इंफॉर्मेशन सिस्टम। इसके कारण से अधिकतम मात्रा में निस्तारण संख्या प्राप्त हुआ है, महत्वपूर्ण भूमिका निभाया है। ठीक है। तीसरा ये है, भारत के मुख्य न्यायाधीश ने क्या किया है ना कि जो केस 10 दिन में निस्तारण होना चाहिए था उसको 5 दिन में कर दिया गया है। कि भाई ये केस है, ABCD बना दिया गया है। ए नंबर में जो केस आएगा भाई इसका जो टाइम पीरियड था 10 दिन, इसको 5 दिन में कंप्लीट कीजिए आप लोग। तो ऐसा कुछ सिस्टम कर दिया गया है। ठीक है। एक सेकंड, इसको मिटा लेने दीजिए। ठीक है। तो देखिए क्या लिखा हुआ है। मुख्य न्यायाधीश ने फाइलिंग टू लिस्टिंग समय को सुव्यवस्थित किया, यह सुनिश्चित करते हुए कि 10 दिन की आवश्यकता की तुलना में मामलों को 5 दिन के भीतर सूचीबद्ध किया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। चौथा क्या है, जमानत हो गया, बंदी प्रत्यक्षीकरण हो गया, विध्वंस हो गया, अग्रिम जमानत हो गया, इन सब से संबंधित जो मामला हो गया, इसको 1 दिन के भीतर इसको संसाधित किया गया है। स्वतंत्रता का जो अधिकार है उसको भी प्राथमिकता देते हुए तुरंत अदालतों में सूचीबद्ध किया गया है। ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है। अभी 2019 या 2018 में जब मैंने एग्जाम दिया था ना, शायद 2019 में मैंने एग्जाम दिया था। ठीक ना। तो उस दौरान ये बताया गया था कि सबसे ज़्यादा जो केस पेंडिंग है ये आई मीन एक दिल्ली उच्च न्यायालय में सबसे ज़्यादा केस पेंडिंग था। ठीक है। उस समय भी एक बहुत अच्छा नोट्स बन निकल के आया था द हिंदू में कि सबसे ज़्यादा पेंडिंग है, बहुत ज़्यादा केस पेंडिंग, इन सबको निस्तारण के लिए क्या क्या विधियाँ अपनाई जा रहा है। ठीक है। तो ये कुछ कुछ आया हुआ था। तो उसी को अभी जो है आगे मतलब बढ़ाया गया है। ठीक है। तीसरा क्या है, पांचवा क्या है, विशेष पीठों का गठन किया गया जिन्हें मृत्यु दंड से संबंधित मामला भी शामिल था। यानी अलग अलग पीठ गठन किया गया। पीठ, ठीक है ना। जैसे 3 जजों का पीठ होता है, 5 जजों का पीठ होता है, 7, 9, 13 ऐसा कुछ होता है। ठीक है। तो ये हो गया। अच्छा आप मुझे बताइए, सबसे ज्यादा जो पीठ का गठन किया गया था, सबसे ज्यादा जनसंख्या में जो आई मीन जजों का जो गठन किया गया था, सबसे ज्यादा पीठ वो किस में किया गया था? आपको बिल्कुल पता होगा। ये 1973 का बात है। कब किया गया था? 1973 में। उस केस का नाम क्या था? अब मुझे बताइए। ठीक है। फिर क्या है, अमृत प्रौद्योगिकी के बारे में देखते हैं। देखिए अमृत प्रौद्योगिकी मैंने बताया ना कि एक एक वर्ड का खाली क्वेश्चन आता है। अमृत प्रौद्योगिकी किससे जुड़ा हुआ है? तो देखिए क्या है ये, आप लोगों को लगेगा कि न्यू टाउनशिप टाउन जो है बिल्ड किया जा रहा है, जो नहीं होता है कि नया नया टाउन बिल्डअप किया जा रहा है तो उसको अमृत क्या कहते हैं, अमृत के नाम से बनाया जा रहा है, ऐसा कुछ है? तो ऐसा नहीं है। ये क्या है, इसे पानी से आर्सेनिक और धातु आयनों को हटाने, पानी की गुणवत्ता के मुद्दों को संबोधित करने के लिए डिजाइन किया गया है। देख लीजिए फिर से स्पेलिंग देख लीजिए, अमृत प्रौद्योगिकी लिखा रहेगा। ठीक है। अमृत के साथ प्रौद्योगिकी लिखा रहेगा तो अगर आपको ये आंसर टिक करना है। ठीक है। तीसरा क्या है अपना आर्टिकल, बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 1 नामक एक बैलिस्टिक मिसाइल है। ये क्या है देख लेते हैं पहले। यह एक शॉर्ट रेंज, देखिए पहली बात तो यहाँ से निकल के आएगा कि शॉर्ट रेंज है।
बैलिस्टिक मिसाइल है, जिसे भारत ने अपनी अग्नि श्रृंखला की मिसाइलों के हिस्से के रूप में विकसित किया गया है। ठीक है, ये अग्नि श्रृंखला की पहली मिसाइल है और इसे परमाणु पेलोड ले जाने में सक्षम रणनीति हथियार के रूप में डिजाइन किया गया है। यहाँ देख लीजिए, एकल चरण है, एकल चरण याद रखिएगा। ठोस इंजन ईंधन याद रखना है, लिखा रहेगा ऑप्शन में आ सकता है कि द्रव इंजन से है क्या, नहीं तरल इंजन से है क्या, नहीं, ये ओनली ठोस इंजन से, ठोस ईंधन से वाली मिसाइल है। इसका मारक क्षमता जो है 700 से लेकर 1200 किलोमीटर तक है। ठीक है, एक क्वेश्चन आया हुआ था अग्नि 4 के बारे में, ये देखिए क्वेश्चन आप देख लीजिए। अग्नि 4 प्रक्षेपास्त्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर कौन सा सही है? 2014 में आया हुआ था, देख लीजिए। यह धरातल से धरातल तक मार करने वाला एक प्रक्षेपास्त्र है, धरातल से धरातल, ऐसे। ठीक है, इसमें केवल द्रवनोदक, देखिए यही गलत हो गया ना, द्रवनोदक ईंधन के रूप में इस्तेमाल होता है, ये गलत हो गया। अच्छा सॉरी, यहाँ वन होना चाहिए था। ठीक है, वन यहाँ पर वन लिखा होना चाहिए था, ये वन है, ये 2 नंबर का है। ठीक है यह एक टन नाभिकीय वारहेड को 7500, 2014 में जब क्वेश्चन बना था ना, तो ये 7500 तक ऐसा कोई बना उस समय बना ही नहीं था। पहली बात है कि वो 7500 किलोमीटर दूर तक फेंका जा सकता है, ऐसा कुछ नहीं था। ठीक है, उस वक्त करीब करीब 4000 तक बना हुआ था, 4000 से लेकर 4500 तक का बना हुआ था। ठीक है, तो ये भी गलत होगा, आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर ओनली। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं डायल वर्टिकल माइग्रेशन। सिंपल सा क्वेश्चन आएगा कि डायल वर्टिकल माइग्रेशन, ये शब्द जो खबरों में बना हुआ है, ये क्या चीज़ है? तो देख लीजिए डायल वर्टिकल माइग्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर आप लोग लिख लीजिए। ठीक है, देखिए, समुद्री जीवों द्वारा की जाने वाली एक समकालीन गति है जो अमूमन जियो प्लांकटन के बारे में आपको पता होगा, जैसे गहरे समुद्र के जीवों में देखी जाती है, क्योंकि वे जल में लंबवत रूप से प्रवास करता है, ऐसे लंबवत प्रवास करती है। रात्रि के समय सतह की ओर बढ़ती है, रात्रि के समय बढ़ेगा, और दिन के दौरान समुद्र के गहरे सतह तक पहुंच जाती है। समझ में आ गया? यह है डायल वर्टिकल माइग्रेशन। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? गैलेफो परियोजना। गैलेफो परियोजना, ये मुझे लगता है ये पीसीएस का क्वेश्चन है। ठीक है, पीसीएस लेवल का है, देख लेते हैं क्या है गैलेफो परियोजना। अच्छा, जरूर नहीं है कि ये पीसीएस में ही आएगा, सिंपल से क्वेश्चन आ जाएगा कि गैलेफो परियोजना जो है ये खबरों बना हुआ था, ये किससे जुड़ा हुआ है? देखिए, भूटान के राजा ने असम के साथ, भूटान देखे होगा ना कैसे, कैसा हो गया, भूटान के राजा ने असम के साथ अपनी सीमा पर 1000 वर्ग किलोमीटर से अधिक के क्षेत्र में एक विशाल अंतर्राष्ट्रीय शहर बनाने की योजना की घोषणा की है। भूटान के राजा ने असम के साथ। ठीक है, इस परियोजना को गैलेफो परियोजना योजना के रूप में जाना जाता है। ठीक है, सिंपल से हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, दंश कोशिका। दंश कोशिका भी एक वर्ड बना हुआ था। अब आप लोग सोचिएगा कि ये कहाँ कहाँ से वर्ड ढूंढ के लाता है। जब आप लोग द हिंदू पढ़िएगा ना, द हिंदू, तो द हिंदू में ऐसा कुछ मिलेगा। ठीक है, द हिंदू मिल जाएगा आपको, या फिर आपको कौन सा, एक तो जो हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान न्यूज़पेपर जो है, इसमें आपको मिल जाएगा। ठीक है ना, द हिंदू मिलेगा, उसमें मिल जाएगा। ठीक है, तो देखिए दंश कोशिका क्या है? दंश कोशिका नाइडेरिया एक कोशिका है। ठीक ना, जैसे कि जेलीफिश हो गया, मूंगा हो गया, समुद्री एनीमोन हो गया, और हाइड्रा हो गया, इन सब में शामिल होता है, जो शिकार करने तथा शिकारियों से बचने के लिए प्रबल शस्त्र के रूप में कार्य करता है। इसको दंश कोशिका कहते हैं। ठीक है, देखिए ये सबसे इम्पोर्टेंट है, ये सबसे इम्पोर्टेंट है, और इसके बारे में आपको देखना होगा कि नामदफा कहाँ है। पहली बात तो नामदफा नेशनल पार्क ये कहाँ पर है, और नामदफा नेशनल पार्क में ही एक उड़ने वाली गिलहरी पाई जाती है। ये क्या है, क्या था, न्यूज में क्यों बना हुआ है, ये देखना पड़ेगा। पहली बात तो ये है कि 25 साल के बाद, करीब 25 साल के बाद आज प्रथम बार ये फिर से 2023 में 2-4 दिन पहले फिर से नामदफा उड़ने वाली जो गिलहरी है, इसको अरुणाचल प्रदेश में देखा गया है। ठीक है, तो नामदफा कहाँ पर है? नामदफा टाइगर नेशनल पार्क कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में है, पहली बात है। ये एक टाइगर रिजर्व भी है। ठीक है, और गिलहरी के बारे में बताया गया है कि ये एक दुर्लभ रात्रिकालीन उड़ने वाली गिलहरी है। पहली बात तो यह है कि ये गंभीर रूप से संकटापन्न है, यानी कि क्रिटिकल इंडेंजर्ड में आता है। ठीक है,
देखिए एक्चुअली में एक क्वेश्चन आया हुआ था ना 2015 में। आपको पहली बात ये देखना होगा कि अरुणाचल प्रदेश जो है, ये अपना भारत का ये क्षेत्र आप देख पा रहे हैं ना, ये लास्ट वाला कोना जो है उत्तर पूर्वी भारत, अरुणाचल प्रदेश आप लोग देख पा रहे होंगे, ठीक है। तो अरुणाचल प्रदेश का कुछ हिस्सा जो नीचे की ओर है, ये कुछ हिस्सा जो है उष्णकटिबंध की ओर है। थोड़ा सा और आगे बढ़िएगा बढ़िएगा तो उपोष्ण कटिबंध की ओर मिल जाएगा, फिर जाइएगा तो शीत मिल जाएगा, ठीक है। उसी से जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन है कि एक नेशनल पार्क है जिसका जलवायु जो है उष्णकटिबंधीय से है, उष्णकटिबंधीय भी है, उपोष्ण भी है, शीतोष्ण भी है और आर्कटिक भी है। तो ये कौन सा, ये नामदफा नेशनल पार्क है। भाई मैंने यहाँ बताया आपको, ठीक ना, कि अरुणाचल प्रदेश एक है, एकमात्र अरुणाचल प्रदेश ही एकमात्र जगह ऐसा है भारत में जिसका जलवायु ये सब कुछ है। यानी कि आपको उष्णकटिबंधीय मिल जाएगा, उपोष्ण मिलेगा, शीतोष्ण मिलेगा और आर्कटिक भी मिलेगा ऊपर की ओर एकदम। समझ में आ रहा है ना। तो यही है आज का न्यूज डे। तो कैसा लगा बताइएगा, ठीक है। थैंक यू।